नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अपने एक अध्याय पढ़ेंगे अभी जिसका नाम है कृत्रिम उपग्रह, और ये कक्षा 8 का अध्याय 12 है दोस्तों। उससे पहले बता दूं कि दोस्तों अपने जो कक्षा 6-7 है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और कक्षा 8 है इसकी फ़िज़िक्स बाकी है। बाकी अपने केमिस्ट्री और बायो है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है। और सारे के सारे टॉपिक है ये अपने राजस्थान बोर्ड की जो 18-19 वाली बुक है उनसे कवर किए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी निर्देश जारी किए थे कि जो राजस्थान में अभी आगामी एग्ज़ाम हैं वो सभी के सभी इन्हीं 18-19 वाली बुकों से पेपर बना के लिए जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी 18-19 वाली बुक पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सिलेबस के जो अन्य टॉपिक है वो अपने इस चैनल पे देख के अध्ययन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के अध्याय में अपने दोस्तों निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, कृत्रिम उपग्रह के प्रकार, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इन पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही इन सभी ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड परिक्रमा कर रहे हैं जो कि उपग्रह कहलाते हैं। ये सभी उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या मानव भी कोई उपग्रह बना सकता है? आइए जानकारी करें। देखिए, कृत्रिम उपग्रह पढ़ते हैं अपने। ये कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उसी पर अपने चर्चा करते हैं कि मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह से अलग हैं। आज आप जो दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल आदि का उपयोग कर रहे हैं वे सभी कृत्रिम उपग्रह के कारण ही कार्य कर रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी पर सुदृढ़ संचार व्यवस्था संपन्न हुई है। अब पढ़ते हैं अपने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण। तो देखिए इसमें कि ये उपग्रह किस प्रकार अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तथा ये कैसे अंतरिक्ष में रहते हैं, आओ इसे एक गतिविधि करके ज्ञात करें। ये चित्र में दर्शा रखा है उपग्रह प्रक्षेपण है, इसको चित्र में दर्शाया गया है, इसको भी आप देखिएगा। और गतिविधि क्या है वो देखिए कि एक गेंद, पत्थर, रबर, डस्टर आदि वस्तुएं एक एक करके ऊपर की ओर फेंकिए। अवलोकन कीजिए कि सभी वस्तुएं किस ओर जाती है। हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी की ओर लौटने लग आती है। तो ये अवलोकन बताते हैं कि पृथ्वी इन सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार पृथ्वी के आकर्षण के कारण सभी वस्तुएं ऊपर की ओर भेजने पर भी नीचे की ओर लौट आती है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण कृत्रिम उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की ओर भेजने पर पृथ्वी इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी? तो फिर किस प्रकार कृत्रिम उपग्रहों को ऊपर की ओर भेजा जाए कि वे पुनः पृथ्वी पर न लौटें? आइए इसे एक और गतिविधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी गतिविधि देखिए कि एक गेंद को धीरे से ऊपर की ओर उछालिए तथा उसका अवलोकन कीजिए। देखिए यह गेंद कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे आती है। अब उस गेंद को और अधिक वेग से ऊपर की ओर उछालिए तथा उसके द्वारा ऊपर की ओर तय की गई दूरी का अवलोकन करें। उसे और अधिक ऊपर वेग से ऊपर उछालिए तथा नोट कीजिए कि जितना अधिक वेग से गेंद को ऊपर उछाला जाता है वह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की ओर लौट आती है। बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी का रॉकेट आदि को ऊपर की ओर छोड़ने पर इनका वेग अधिक होता है। अतः ये सभी वस्तुएं हाथ से उछाली गई गेंद की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी पर
लौट आती है। इसी प्रकार यदि किसी उच्च कोटि के रॉकेट द्वारा यदि पिंड को इतना वेग प्रदान किया जाए कि यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए, तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर या प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, प्लायन वेग कहलाता है। तो इसको अपने नोट्स में अच्छे से नोट कीजिएगा आप, प्लायन वेग किसे कहते हैं। पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अतः यदि वस्तु को प्लायन वेग से अधिक वेग से ऊपर की ओर भेजा जाए तो वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, किंतु यदि किसी पिंड को हम प्लायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ कम वेग से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी, वरन पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने लगेगा और यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। अब कृत्रिम उपग्रह के टाइप देखते हैं अपने। ये 2 टाइप का होता है, यानी उपग्रह की अंतरिक्ष में पृथ्वी के सापेक्ष दूरी तथा उपग्रह के उपयोग के आधार पर मानव निर्मित उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भू स्थिर उपग्रह और दूसरा ध्रुवीय उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में अपने देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर स्थिर दिखाई देता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ये उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं। आओ जाने भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है। अतः भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का अपने एक्स में एक चक्कर लगाता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह स्थिर नज़र आता है या स्थिर दिखाई देता है। ये भू स्थिर उपग्रह दिखाया हुआ है और जो विद्यालय की जो डिश है दोस्तों, ये उपग्रह से संकेत ग्रहण कर रही है, ये व्यवस्था भी दर्शाई हुई है चित्र में। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट रेडियो और अन्य प्रकार के वैश्विक संचार के लिए किया जाता है। इसलिए भू स्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इसको कहते हैं अपने। नेक्स्ट है अपना ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कम ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं। पृथ्वी की सतह से इनकी दूरी लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। ध्रुवीय उपग्रह द्वारा बादलों के चित्र, वायुमंडल संबंधी जानकारी, ओजोन परत में छेद जैसी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। ध्रुवीय उपग्रह से प्राप्त सूचनाएं सुदूर संवेदन, मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अध्ययन के लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ध्रुवीय उपग्रह अपने कैमरों के द्वारा पूरे दिन में 1 या 2 बार संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन कर सकता है। ये ध्रुवीय उपग्रह दोस्तों चित्र ए में दर्शाया है और ब में इसकी जो ध्रुवीय कक्षा है और भूमध्य रेखीय कक्षा है उसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अब पढ़ते हैं अपने कल्पना चावला के बारे में। अपने देश की महान अंतरिक्ष यात्री रही है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म है ये 17 मार्च 1962 को हुआ था और इनका देहांत है ये 1 फरवरी 2003 को हुआ। ये प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी मृत्यु स्पेस शटल यानी जो अंतरिक्ष यान होते हैं कोलंबिया के पृथ्वी पर लौटते समय हो गई थी। ये स्पेस शटल है जिसमें अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है, यानी जो उपग्रह वगैरह है इनको भेजते हैं ना, वो होते हैं। आगे अपने इसमें पढ़े भी के। अब देखिए कि भारत ने कई सुदूर संवेदी उपग्रह IRS
IRS-1A, IRS-2B, IRS-3C आदि प्रक्षेपित किए हैं। उपग्रहों द्वारा हमारे टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि पर संकेत कैसे प्राप्त होते हैं, आइए ज्ञात करें। चित्र 12.5 को देखिए तथा परस्पर चर्चा कर बताइए कि किस प्रकार किसी कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार व्यवस्था होती है। ये वीडियो को रोक के आप इस चित्र को भी जरूर देखिएगा। एक नोट है दोस्तों कि सूक्ष्म तरंगें व रेडियो तरंगें निर्वात में अर्थात बिना माध्यम में भी गमन कर सकती है, तो इसको भी अपने नोट्स में अच्छे से नोट कीजिएगा। अब पढ़ते अपने कृत्रिम उपग्रह के उपयोग है। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनकी सहायता से हमें कई क्षेत्रों में सुविधाएं व सूचनाएं प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए देखिए, पहला है दूरसंचार के साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि में यह पृथ्वी के किसी स्थान पर स्थित उपकरणों से तरंगे प्राप्त करता है और इन्हें पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भेजता है। इनकी सहायता से मौसम व भूगर्भ संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके उनके बारे में विभिन्न उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बिंदु है फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का आकलन करना। चौथा पॉइंट है कि सूखा एवं बाढ़ की चेतावनी देना और उनसे होने वाली हानि ज्ञात करना। इसके साथ साथ भूमिगत पानी की खोज करके जल संसाधन का प्रबंधन करना। और छठा है भूगर्भ में स्थित खनिज संसाधन का पता लगाना। सातवां बिंदु है वनों का सर्वेक्षण करके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहायता करना। और नेक्स्ट है हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा सैनिक ठिकानों की निगरानी रखना, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रबंधन में आसानी हो। नेक्स्ट है सैनिक गतिविधियों की जासूसी करना। इसके साथ साथ अंतरिक्ष व वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना और वायुयान, जहाज, व्यक्ति अथवा वस्तु के सही स्थान का पता लगाना। नेक्स्ट बिंदु है अपना कि भारत के जो प्रमुख कृत्रिम उपग्रह है वो देखिए कौन कौन से हैं। आज विश्व के कई देश अपने उपग्रह अंतरिक्ष में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भेज रहे हैं। सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया। उसके बाद कई देशों ने अपने अपने उपग्रह भेजे। आज पृथ्वी के 3000 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रह हैं। भारत द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह सन 1975 में भेजा गया था। तब से अब तक भारत ने 70 से अधिक विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। ये उपग्रह विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों यानी स्पेस शटल की सहायता से छोड़े जाते हैं। अधिकतर भारतीय उपग्रह अमेरिकी, रूसी, यूरोपीय उपग्रह, प्रक्षेपी रॉकेट तथा स्पेस शटल की सहायता से छोड़े गए। भारत द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे गए प्रमुख उपग्रह अग्रांकित है। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। ये जो चित्र में दर्शा रखा है दोस्तों, ये उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसका नाम प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। इसके बाद 1979 में भास्कर फर्स्ट छोड़ा गया, जो भारत का पहला प्रायोगिक दूरसंवेदी उपग्रह है। सन 1980 के अंत में भारत ने ध्रुवीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना प्रारंभ किया। इन्हें भारतीय दूरसंवेदी अर्थात IRS श्रेणी के उपग्रह कहा जाता है। ये उपग्रह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सर्वेक्षण, मौसम की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष में प्रयोग करने में उपयोगी है। सन 1980 के प्रारंभ में इनसेट श्रेणी के उपग्रह यूरोपीय प्रक्षेपण यान की सहायता से छोड़े गए। इन उपग्रहों का मौसम की भविष्यवाणी तथा दूरसंचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसरो द्वारा मौसम संबंधी जानकारी हेतु प्रक्षेपित उपग्रह को 5 फरवरी 2003 में प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया। यह प्रथम भारतीय उपग्रह है जो केवल मौसम विज्ञान से संबंधित है। सन 2004 में छोड़ा गया उपग्रह एजुसेट भारत का प्रथम उपग्रह है जो केवल शिक्षा के लिए है। तो इनको भी आप अपने नोट्सों में दोस्तों सभी बिंदुओं को अच्छे से नोट करना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अब पढ़ते हैं अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को पढ़ते हैं अपने।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। इसे 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम से पुनर्गठित किया गया। भारत में कृत्रिम उपग्रह का निर्माण, विकास तथा प्रक्षेपण इसरो द्वारा ही किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को है। ये एजुसेट दर्शा रखा है दोस्तों चित्र में। इसरो के अंतरिक्ष आधारित प्रयोगों की सहायता से अंतरिक्ष तथा ग्रहों संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसरो की कई प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य करते हुए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत स्वयं के उच्च स्तरीय उपग्रह प्रक्षेपण यान निर्मित करने में इस तरह आत्मनिर्भर हो गया है कि अमेरिका तथा अन्य देश भी अपनी कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण में भारतीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग कर रहे हैं। इसरो ने 50 से अधिक विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं। इसरो के कई केंद्र संपूर्ण भारत में हैं। इसका प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैब PRL है तथा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। राजस्थान के जोधपुर शहर में भी कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त चित्रों, सूचनाओं और आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए दूरसंवेदी उपग्रह स्थित है। अब अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, भारत में हुआ। ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे तथा सन 1966 में भारत सरकार द्वारा इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इन्होंने कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड में कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे तथा विभिन्न क्षेत्रों में 40 संस्थान स्थापित, जिनमें से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम तथा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है। डॉक्टर साराभाई एक वैज्ञानिक भविष्य दृष्टा तथा औद्योगिक प्रबंधक होने के साथ साथ संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं में भी गहरी रुचि रखते थे। डॉक्टर साराभाई का तिरुवनंतपुरम, केरल में 30 दिसंबर 1971 को 52 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब दूसरे अपने एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। इसरो ने कार्य करते हुए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के निर्माण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इसकी सहायता से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। शिक्षण कार्य के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में हुई। ये अपने पाठ का सार है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस पाठ में आपने क्या पढ़ा है वो सारा है। और अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं। वैसे इसके निशान लगा रखे हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा से आपको बताने हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बतानी है। यदि
यदि कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाए तो वह वस्तु, यानी प्लाइन वेग से अधिक वेग है ये दोस्तों, तो कौन से हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर स हो जाएगा, यानी अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन अपना, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, तो क्या नाम था दोस्तों, आर्यभट्ट नाम था। संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है इनमें से, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के खालिस्तान कक्ष में परिक्रमा करते हैं, तो कौन सी में करते हैं, भूमध्य जो रेखीय कक्ष है उसमें परिक्रमा करते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया का नाम है, तो क्या नाम था दोस्तों, आर्यभट्ट नाम था। तो इस तरीके से ये अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो उसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट है या कुछ हमारी वीडियो संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको लगी है या हमारी कुछ कमियां लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगामी वीडियो में उसे सुधार सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।